नमस्कार और वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है गौरव कोठावदे। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बारे में और उसे ही नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो अभी हम देखते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये वो इन्फेक्शन है जो पेशेंट के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उससे होता है और उसे ही हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। यह इन्फेक्शन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होता है और उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एडॉप्टिव इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो अभी हम देखते हैं इन्फेक्शन होने के टाइम ड्यूरेशन क्या है। पहला है हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद, दूसरा है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 दिन बाद और तीसरा है ऑपरेशन होने के 30 दिन बाद। WHO के अनुसार नोसोकोमियल इन्फेक्शन के ऐसे 4 फैक्टर है कि उनके परिणाम स्वरूप उनका दर बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है क्राउडेड हॉस्पिटल कंडीशन, दूसरा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विथ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम, तीसरा है न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा है इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। तो अभी हम देखते हैं 5 मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होते हैं और हमें उसके साथ ये भी याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक से अधिक रूट से ट्रांसफर हो सकते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, तीसरा है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, चौथा है कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन और पांचवा है वेक्टरबॉर्न ट्रांसमिशन। पहला है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट मोड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसफर बाय बॉडी सरफेस टू बॉडी सरफेस और बाय कंटामिनेटेड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट जैसे कि इंस्ट्रूमेंट, नीडल, ड्रेसिंग्स, इन सारी चीजों से ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, खांसने से, छींकने से, ब्रोंकोस्कोपी या सक्शन जैसी रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रोसीजर से जनरेटेड जो ड्रॉपलेट्स है उनसे भी इंफेक्शन ट्रांसमिशन हो सकता है। तीसरा है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, छोटे ड्रॉपलेट्स, न्यूक्लियाई जो 5 माइक्रोन से भी कम होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं उसे हम एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। चौथा है कॉमन व्हीकल ट्रांसमिशन, ये इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होता है बाय इंफेक्शियस कंटामिनेटेड मटेरियल जैसे कंटामिनेटेड फूड, ब्लड प्रोडक्ट, वाटर और कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड अदर आइटम्स। पांचवा है वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट एंड अदर इनवर्टिबल एनिमल, मतलब हमारे आसपास मच्छर और मक्खियां होती है जिनसे इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, जैसे मॉस्किटो से मलेरिया या येलो फीवर हो सकता है और फ्लिस से प्लेग हो सकता है। अभी हम देखते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्यों होता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में कई पैथोजेंस और पोटेंशियल पैथोजेंस का आश्रय होता है, उनकी वजह से नोसोकोमियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं ऐसे पैथोजेंस जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ऐसे 7 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कॉमन है नोसोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें स्टेफिलोकोकस ऑरियस, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई, एंटेरोकोकस। देन दूसरा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें ई कोलाई, सुडोमोनास आर्जिनोसा, एंटेरोबैक्टर एंड क्लेप्सिला। देन वायरसेस, हर्ब सिंप्लेक्स वायरसेस, साइटोमेगालोवायरस, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, देन HIV। लास्ट है फंगाई, फंगाई में कैंडिडा, देन एस्पेरेजिलस। तो अभी हमने देखा 7 ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो अभी हम देखते हैं कॉमन टाइप ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, तीसरा है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन और चौथा है वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया। पहला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है
जिसमें एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी के किसी भी पार्ट को शामिल किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का सबसे आम प्रकार है। कैथेटर से जुड़े यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर यूरिनरी कैथेटर का लंबे समय तक उपयोग, इसलिए कैथेटर का यूज केवल एप्रोप्रिएट इंडिकेशन के लिए किया जाना चाहिए और जैसे कि उसकी आवश्यकता ना रहे तो उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ कॉटी बंडल इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, जिसमें यूरिनरी कैथेटर का डेली असेसमेंट करना। नेक्स्ट, कैथेटर केयर गिवन, मतलब अच्छी तरह से रखना। नेक्स्ट, यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज ट्यूब लगातार जुड़े रहना चाहिए। नेक्स्ट, कैथेटर बिना लूप के लगातार जुड़ा रहना चाहिए। यूरिन बैग को ब्लैडर के लेवल से नीचे रखना है क्योंकि अच्छी तरह से यूरिन फ्लो का हम इंश्योर कर सके। यूरिनरी बैग को 2/3 भर जाने पर उसे खाली कर देना चाहिए। अगर हम उसे खाली नहीं करते तो उसमें कंटिन्यूस यूरिन स्टोर होती रहेगी और चेंबर अगर फुल होता है तो उसके बाद यूरिन का फ्लो आना बंद हो जाएगा। फ्लो आना बंद हो जाएगा तो ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता रहेगा, तो उसकी वजह से भी इंफेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद है फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो सर्जरी के बाद उस जगह पर होता है जहां सर्जरी हुई थी। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन कभी कभी केवल त्वचा से जुड़ा सुपरफिशियल इन्फेक्शन हो सकता है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट का हॉस्पिटलाइजेशन स्टे और कॉस्ट बढ़ सकता है। सीडीसी ने एक सर्जिकल वुंड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया है जिसमें क्लीन, क्लीन एंड कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड एंड डर्टी। तो अभी हम देखते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन बंडल ऑफ केयर क्या होता है। उसमें हम फीवर को मॉनिटर करना है, उसके बाद पेशेंट के वुंड से कई प्यूरिलेंट डिस्चार्ज आ रहा है कि नहीं वो भी चेक करना है। वुंड की एरिया में लोकलाइज पेन और स्वेलिंग या रेडनेस है कि नहीं वो भी हमें देखना है। देन सर्जिकल वुंड की स्टेराइल ड्रेसिंग से ही ड्रेसिंग करना है। एस्पिरेट पस, स्वैब, एल्स ऑर्गेनिज्म एंड पस सेल्स, ये सब हमें सर्जिकल साइट के बंडल ऑफ केयर में देखना है। तीसरा है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। एक सीरियस इन्फेक्शन है। ये तब होता है जब जर्म्स यूजुअली बैक्टीरिया और वायरसेस सेंट्रल लाइन के माध्यम से ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं। सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बंडल के कंपोनेंट्स में नीचे दी गई प्रैक्टिसेस आती है, तो चलिए अभी हम वो देखते हैं। फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, सेंट्रल लाइन असिस ऑन डेली बेसिस, मतलब सेंट्रल लाइन को हमें डेली बेसिस पे चेक करना है। इंजेक्शन साइट कैप या वॉल्व कनेक्टर द्वारा कवर की जानी चाहिए, मतलब इंजेक्शन साइट को हमें कैप लगाना है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से कवर करना है। पैथोजन कल्चर फ्रॉम वन और मोर ब्लड कल्चर, एंट्री साइट कवर विथ ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग विथ सीएचजी पैच, सेंट्रल लाइन की एंट्री ट्रांसपेरेंट पैच से ड्रेसिंग करना है। एंट्री साइट चेक फॉर इरिथमिया, इसका मतलब है सेंट्रल लाइन के आसपास के एरिया में कहीं रेडनेस आया है कि नहीं ये भी हमें चेक करना है। चौथा है वैप। वैप मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एक लंग्स का इन्फेक्शन है जो वेंटिलेटर पर रहने वाले व्यक्ति को डेवलप होता है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग पेशेंट के मुंह या नाक में रखी ट्यूब के माध्यम से या गर्दन के सामने एक छेद के माध्यम से ऑक्सीजन देकर पेशेंट को सांस लेने में मदद करने के लिए किया जाता है। अभी हम देखते हैं वेब बंडल्स में 5 मेजर्स इंटरवेंशंस कौन से हैं। हेड एंड एलिवेशन को 30 to 45 डिग्री में रखना चाहिए। एवरी शिफ्ट पेशेंट को क्लोरिक जिडेन से माउथ वॉश करें।
सिंगल सेटिंग सेक्शन का पालन किया जाता है। चेस्ट एक्सरे शो न्यू और प्रोग्रेसिव इनफिल्ट्रेट कंसोलिडेशन, कैविटेशन और प्लूरल फ्लूइड। ब्लड शुगर मेंटेन बिलो 180 mg per dl, फीवर मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस। अभी हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। अंडरलाइंग हर्ट, लंग डिसीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, ट्रॉमा, ऐसे शामिल होते हैं। अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या है। नोसोकोमियल इन्फेक्शन सार्वजनिक समस्या के रूप में और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण है एडिशनल सफरिंग, prolonged hospital stay, increased cost of care significantly. Nosocomial infection are important contributor to morbidity and mortality. नोसोकोमियल इन्फेक्शन का कारण बनने वाले कुछ मेजर फैक्टर्स: इंक्रीज नंबर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैथोजन ड्यू टू मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। लगभग 70% नोसोकोमियल इन्फेक्शन में ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो हॉस्पिटल में कॉमन है। पहला है वीआरई, वीआरई मतलब वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंटेरोकोकस। दूसरा है एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तीसरा है एमआरएसई, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। चौथा है एमडीआरटीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस माइकोबैक्टीरियम टीबी, which are common in hospital and nursing homes as a result of many antimicrobial agents that are used there. Drug resistant microbes can be other than bacteria like viruses, HIV, fungi, candida or protozoa malaria. Second है increased number of immunocompromised patient. Third factor है the performance of invasive medical and therapeutic procedure जैसे vascular, urinary catheter, anything that crosses the protective barrier. Fourth factor है not following infection control guideline. नोसोकोमियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट, डिटेक्ट देयर ऑकरेंस, देन एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड गाइडलाइन टू प्रिवेंट देयर डेवलपमेंट। हर हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। मॉनिटरिंग ऑफ हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस और इन्फेक्शन की निगरानी करना। इन्फेक्शन को कैसे रोका जाए या कैसे कम किया जाए, इसके बारे में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देना। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कमेटी को नियमित रूप से हॉस्पिटल में नोसोकोमियल इन्फेक्शन की स्थिति की जांच करनी चाहिए। हैंड हाइजीन, हैंड्स आर मोस्ट कॉमन व्हीकल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमें ये ट्रांसमिशन रोकने के लिए हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी होता है, और हैंड हाइजीन का वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसे ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। अभी हम देखते हैं डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ऑल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल के हर एरिया को हमें हर समय क्लीन और स्टेराइल रखा जाना चाहिए, और इसका डिटेल वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो ऊपर दिए हुए आई बटन को आप क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही में हमें हॉस्पिटल क्लीनिंग, देन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड लॉन्ड्री का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो इसका भी वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके देख सकते हो। आइसोलेटिंग इन्फेक्शियस पेशेंट, इसका मतलब है इन्फेक्टेड पेशेंट को आइसोलेट करना। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और ससेप्टेबल पेशेंट को सुरक्षा के लिए इन्फेक्शियस पेशेंट की सोर्स से उसको दूर रखना। अभी हम देखते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। हर एक इन्फेक्टेड पेशेंट में सस्पेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, इसलिए हमें सभी पेशेंट के साथ कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, और उसे ही हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कहते हैं। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर रिकमेंडेड बाय द सीडीसी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हैंड हाइजीन, सेकंड है यूज ऑफ पीपीई, थर्ड है रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफ इटिकेट, फोर्थ है निडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल, फिफ्थ है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, एंड देन लास्ट वन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस। ये हेल्थ केयर स्टाफ के साथ साथ पेशेंट की भी सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा है डिटेल में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइए, और ऐसे ही नॉलेजेबल ट्रेनिंग्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।